लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कंटेनर में प्योर पानी लेते हैं। दिस इज़ प्योर वाटर। एक और कंटेनर में हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यानी उसमें ये पानी है और साथ में सॉल्यूट के ये पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब दोनों कंटेनर में वेपर्स बनेंगे। इसमें भी पानी के वेपर्स बनेंगे, इसमें भी पानी के वेपर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे प्योर वाटर में और एक्वस सॉल्यूशन में कम बनेंगे। इसलिए कम बनेंगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल रास्ते में आ रहे हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने नहीं देते। तो अब क्या होगा कि प्योर वाटर में यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर हाई होगा और उसको हम P0 से डिनोट करते हैं। और जो इसका सॉल्यूशन बना तो इसमें अब पानी के वेपर्स कम बन रहे हैं। जब कम बने तो इनका वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा लो और इसको हम P से डिनोट करेंगे। तो lowering of vapor pressure, the change in vapor pressure of the pure solvent and solution of the pure solvent, यानी वाटर के वेपर प्रेशर जब वो प्योर है और फिर उसी में हमने कोई सोल्यूशन बनाया, तो इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा P change in vapor pressure is equal to P naught vapor pressure of the pure solvent minus P vapor pressure of the solvent in solution। तो एक तो ये बात हमने समझ ली कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल के रास्ते में मौजूद हैं, तो उनको ज़्यादा एवापोरेट होने नहीं देंगे, जबकि यहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि देयर आर नो सॉल्यूट पार्टिकल्स टू ब्लॉक देयर वे। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ कि लो ये चेंज इन वेपर प्रेशर या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, तो राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ वो कहता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा डाला तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा लो होगा, और अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। फिर इसमें प्रोपोर्शनली साइन लगा देता है कि डेल्टा P इज़ इक्वल टू P0 x2, where P0 is again vapor pressure of the pure solvent। तो ये राउल्ट्स लॉ के मुताबिक चेंज हमें कुछ यूँ मिलेगा कि वेपर प्रेशर कितना लो होगा। तो ये डिपेंड करेगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे। ज़्यादा मोल्स डाले हैं, ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है तो ज़्यादा चेंज लाएगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर गिर जाएगा, और अगर कम मोल फ्रैक्शन है तो कम वेपर प्रेशर गिर जाएगा, चेंज उसमें कम आएगा। अच्छा, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो है कि x2 कैसे मालूम होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये वैल्यू उठा के इधर लगा दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन equation 1, you will get कि change in vapor pressure is equal to P naught और उसमें है N2 divided by N1 plus N2। ये हुआ equation 2। अच्छा, अब यहाँ पे एक कि जो dilute solution हो, dilute solution, इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द N2 इन द डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्टेड। N2 इन डिनोमिनेटर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो रह जाएगा कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट N2 डिवाइडेड बाय N1, क्योंकि N2 जो है वो निगलेक्ट हुआ। ये हुआ इक्वेशन 3। अब यहाँ पे N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर हम लें कि N2 क्या है, सो N2 जो है इट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह ही N1 जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं, तो वो हो जाएंगे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, दैट विल बी M1। तो इनको अब यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 अब बन जाएगा कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट, यहाँ N2 है तो VW2 डिवाइडेड बाय M2, तो W2 डिवाइडेड बाय M2 एंड डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू दिस वन, तो ये हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय M1। अब मैथमेटिक्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट। ये जो M1 है ये ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा, तो W2 M1 डिवाइडेड बाय M2 ऊपर में मौजूद है और नीचे का जो W1 है वो हमें मिला। तो ये एक इक्वेशन बना जो इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, जो पुराने ज़माने में या ओल्ड क्लासिकल मेथड्स में किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास मालूम करना चाहते थे इन ए गिवन सॉल्यूशन। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए M2 इधर आएगा और डेल्टा P इधर चला जाएगा, तो जो इक्वेशन हमें मिल जाएगा तो वो होगा M2 इज इक्वल टू, क्योंकि M2 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से ये ख़त्म हुआ, डेल्टा P इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो वी विल गेट कि P नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा P, और यहाँ पे क्या बचा, M2 M1 W2 M1 और डिवाइडेड बाय W1। तो हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, यानी वो अननोन होगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम
पानी का प्योर वेपर प्रेशर, सपोज़ करें चीनी पानी में डाला गया है, तो पानी का प्योर वेपर प्रेशर कितना है, फिर जब उसी सॉल्यूशन को हम मालूम करेंगे कि उसका वेपर प्रेशर इतना हुआ चेंज, तो इसमें लगा देंगे। वी नो दी M1 दैट इज़ मोलर मास ऑफ वाटर, और W1 के हमने इतना पानी लिया था, W2 के उसमें चीनी कितनी ग्राम डिज़ॉल्व हुई थी, वो सारे इधर लगा के वी विल गेट दी मोलर मास ऑफ दी सक्रोस। तो इस किस्म पे कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है, कोई कंसेप्ट इसमें मौजूद नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये। अगर वो कुछ कह सकते हैं इसमें तो वो कहेंगे कि भाई जो प्योर प्रेशर था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट चाहे वाटर हो जो भी हो, इज दिस वन। ठीक, अच्छा, फिर कह सकते हैं कि द प्रेशर लोवर्ड टू दिस वन। अब उन्होंने चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं दिया, उन्होंने दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या द प्रेशर लोअर टू दिस वैल्यू, या द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स दिस। तो आपने डेल्टा पी पहले उसमें मालूम करना होगा। ठीक, तो डेल्टा पी मालूम करने के लिए अगेन द प्योर वेपर प्रेशर इज़ गिवन पी नॉट, और माइनस जो प्रेशर लोवर्ड वैल्यू होगी वो आप लिख दोगे कि वैल्यू इतनी थी, तो चेंज इन वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, तो वो चेंज इन वेपर प्रेशर इधर फिर लगा दोगे, और इस तरह से बाकी वैल्यूज़ लगा के यू विल गेट द मोलर मास ऑफ द डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट।